वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम जी.एम. हॉपकिंस की जिस पोएम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है द केज्ड स्काईलार्क। केज्ड का मतलब है पिंजरे में बंद, मुक़य्यद, और स्काईलार्क एक परिंदे का नाम है जिसे चंडोल भी कहा जाता है। ये पोएम 1877 में लिखी गई और पोइट की डेथ के बाद ये 1889 में पब्लिश हुई। ये बेसिकली एक पेट्रार्कन सोनेट है। इसमें पोइट ने यही बताने की कोशिश की है कि इंसान की रूह और एक परिंदा, इन दोनों की मिसाल एक जैसी है। जिस तरह से एक परिंदा पिंजरे के अंदर मुक़य्यद होकर बहुत ज़्यादा तड़पता है और आज़ादी की ख्वाहिश करता है, इसी तरह से इंसान की रूह उसके जिस्म के अंदर तड़पती है और उसके जिस्म से आज़ाद होना चाहती है। पोइट कहता है, एज़ अ डेयर गेल, एक बहुत ही जुर्रतमंदाना तूफ़ान से टकराने वाले स्काईलार्क चंडोल की मानिंद स्कैंटर्ड इन आ डल केज, जो कि एक बहुत ही खस्ता हाल पिंजरे में मुक़य्यद है। यानी एक ऐसा चंडोल जो कि बहुत ही जुर्रतमंदी और दलेरी से तूफ़ानों का मुकाबला करता है जब वो किसी बहुत ही फरसूदा और फजूल किस्म के पिंजरे में बंद हो जाए। मैंस माउंटिंग स्पिरिट, और इंसान की बुलंद होती हुई रूह, इंसान की बुलंदी की तरफ परवाज़ करने वाली रूह इन हिज बोन हाउस, अपने हड्डियों के घर में मुक़य्यद हो जाती है। यानी हड्डियों के घर से मुराद है इंसान का जिस्म। मीन हाउस, ये घर एक बहुत ही घटिया घर है। डिवेल्स, जिसमें इसे रहना पड़ता है। यानी इंसान की रूह हड्डियों के घर में, यानी इंसानी जिस्म में, जो कि एक बहुत ही घटिया घर है, उसमें जब इसे रहना पड़ता है तो उस रूह की मिसाल एक ऐसे परिंदे की मानिंद होती है जो कि तूफ़ानों से टकराने वाला हो लेकिन उसे पिंजरे में मुक़य्यद कर दिया जाए। इन दोनों की मिसाल एक जैसी ही होती है। दैट बर्ड, वो परिंदा, बियॉन्ड द रिमेंबरिंग हिज फ्री फेल्स, वो अपने माजी के दिनों को याद करता है जब वो बिल्कुल आज़ाद हुआ करता था, उसे किसी किस्म की कोई कैद का सामना नहीं था। उन दिनों को वो याद करता है। दिस इन ड्रजरी डे लेबरिंग आउट लाइफ्स एज, वो उन दिनों की यादों के बारे में सोचते हुए बस अपनी ज़िंदगी एक ऐसे अमल में गुजारता है जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। यानी जिस तरह से एक परिंदे को पिंजरे में बहुत ज़्यादा रोज़मर्रा की मेहनत और मशक्क़त का सामना करना पड़ता है, इसी तरह से रूह को भी जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा रोज़मर्रा की मशक्क़त और मेहनत का सामना करना पड़ता है और इसे किसी किस्म की कोई रेस्ट या आराम नहीं मिलता। और ये मशक्क़त भी ऐसी है जिसका कोई सिला या कोई रिवार्ड नहीं मिलता। दो अगरचे अलॉफ्ट ऑन टर्फ और पर्च और पुअर लो स्टेज। अलॉफ्ट का मतलब है ऊंची या बुलंद जगह पर होना, टर्फ यानी किसी घास फूस वगैरह में होना, पर्च का मतलब है किसी बुलंद बांस वगैरह पर होना। तो इसका मतलब है कि अगर वो परिंदा ख्वाह अपने पिंजरे के अंदर किसी बुलंद जगह पर हो या किसी घास फूस वाली जगह पर हो या किसी बुलंद बांस पर रखा हो या किसी बहुत ही घटिया मुकाम पर हो, बोथ सिंग समटाइम्स द स्वीटेस्ट स्पेल्स, तो दोनों ही हालतों में वो बड़े मीठे मीठे गीत गाने की कोशिश करता है। यानी उस परिंदे को जब कैद में नहीं डाला गया था तो उस वक़्त ख्वाह वो बहुत ही घटिया जगह पर होता या ख्वाह बुलंदो बाला जगह पर होता, वो घास फूस में बैठा होता या किसी अदना जगह पर बैठा होता, वो बहुत ही अच्छे अच्छे गीत गाता था। यानी इसका मतलब है कि आज़ादी के दिनों में इंसान ख्वाह किसी भी हालत में क्यों ना हो, वो हमेशा खुश ही रहता है। और कैद की हालत में ख्वाह इंसान को जितनी भी खुशी देने की कोशिश की जाए, इंसान खुश नहीं रह सकता। यही हाल उस परिंदे का था और यही हाल रूह का हमारे जिस्मों में होता है। येट फिर भी बोथ ड्रूप डेडली समटाइम्स इन देयर सेल्स, फिर भी ये दोनों बहुत ही मुहलक हद तक झुक जाते हैं अपने घोंसलों में। यानी जैसे परिंदा अपने घोंसलों में थक हार कर चकनाचूर होकर गिर जाता है, इसी तरह से रूह आज़ादी की तड़प पैदा करती है, लेकिन जब वो आज़ादी हासिल नहीं करती, इस मेहनत में मशक्क़त में नाकाम हो जाती है, तो रूह भी बिल्कुल परिंदे की मानिंद जिस्म में गिर जाती है,
थक हार कर अपनी हिम्मत ख़त्म कर देती है और रिंग देयर बैरियर्स, और ये अपने बैरियर्स को निचोड़ने की कोशिश करते हैं, यानी अपने बैरियर्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उसे स्क्वीज़ करने की कोशिश करते हैं। इन बर्स्ट्स ऑफ फियर और रेज, खौफ और गुस्से के आलम में, खौफ व ख़तरात के आलम में ये दोनों ही अपने बैरियर को, अपनी रुकावटों को, अपनी हदूद को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। परिंदा भी अपने पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करता है, इसी तरह से रूह भी थक हार जाती है लेकिन इसके बावजूद हिम्मत नहीं हारती और वो जिस्म से जुदा होने की सरतोड़ कोशिश करती है। नॉट दैट अ स्वीट फाउल सॉन्ग फाउल नीड्स नो रेस्ट, और जो परिंदा है जिसका नाम फाउल है वो बहुत ही अच्छे और उम्दा गीत गाता है लेकिन उसे आराम की भी ज़रूरत होती है। वाई हियर हिम, क्यों, अगर तुम उसको सुनना चाहते हो, हियर हिम बैबल, और तुम उसे बिल्कुल बच्चों की तरह खुशी से बोलता हुआ सुनना चाहते हो, एंड ड्रॉप डाउन टू हिज नेस्ट, तो फिर उसे उसके घोंसले में भेजना होगा। यानी एक परिंदे की अगर खुशी के गीत सुनना चाहते हो तो उसे सुनने के लिए उसे पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके खुशी के गीत सुनने के लिए उसे बाकायदा उसके घोंसले में रखना पड़ेगा जहाँ पर वो आज़ादी से खुशी के गीत गा सके। बट हिज ओन नेस्ट, लेकिन जो उसका अपना घोंसला है उसी में उसे रखना पड़ेगा। वाइल्ड नेस्ट, एक ऐसा घोंसला जो कि उसके जंगल में हो। नो प्रिजन, और वो कोई जेल ना हो, वो कोई कैद ना हो। जिस तरह से परिंदे की अगर खुशी चाहते हो तो उसे किसी पिंजरे में रखने की बजाय उसके अपने घोंसले में रखो तो वो खुशी के गीत गाएगा। इसी तरह से अगर रूह को आज़ाद देखना चाहते हो तो इसे जिस्म से आज़ाद कर दो, ये अपनी परवाज़ जारी रखेगी और बहुत खुशो खुरम रहेगी। मैंस स्पिरिट, इंसान की रूह, विल बी फ्लैश बाउंड, वो हमेशा उसके गोश्त के ही ज़ेर असर रहेगी, उसके गोश्त में ही लिपटी हुई रहेगी, यानी रूह जिस्म के साथ ही रहेगी। व्हेन फाउंड एट बेस्ट, जब ये अपना बेहतरीन मुकाम पा लेगी। रूह का बेहतरीन मुकाम पैराडाइज़ या हेवन है, यानी जब इंसानी रूह जन्नत में चली जाएगी तो वहाँ पर भी ये जिस्म से जुदा नहीं होगी, तब भी रूह किसी न किसी जिस्म के अंदर ही होगी। बट, मगर, अनकम्बर्ड, लेकिन ये हर तरह के बोझ से आज़ाद होगी, इस पर किसी किस्म का कोई बर्डन नहीं होगा। मैडो डाउन इज़ नॉट डिस्ट्रेस्ड फॉर अ रेनबो फुटिंग इट, यानी जैसा कि एक ऐसी मैडो, एक ऐसी चरागाह जिस पर किसी रेनबो का साया हो, जिसके ऊपर कोई रेनबो, कोई धनक या कोसे कज़ा चमक रही हो, वो उसके वज़न से बिल्कुल भी तंग नहीं होती। इट नॉर ही फॉर हिज बोन्स राइजन, तो इसी तरह से अगर रूह को किसी जिस्म में मुक़य्यद कर भी दिया जाए तो तब भी रूह इसका वज़न बर्दाश्त करने के काबिल होगी, उसे उसका वज़न बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। यानी पॉइंट कंपेयर कर रहा है कि जिस तरह से घास के ऊपर अगर कोई कोसे कज़ा, कोई रेनबो या धनक चमक रही हो तो घास को उससे कोई गर्ज नहीं होती, उसका वज़न उसे महसूस नहीं होता। इसी तरह से बिल्कुल हल्का सा जिस्म होगा जो कि हेवन में जाने के बाद तमाम रूहों के ऊपर डाल दिया जाएगा और रूहों को उस जिस्म का कोई भी वज़न महसूस नहीं होगा, यानी उस जिस्म के कोई बशरी तकाज़े नहीं होंगे, उसकी कोई फ़िज़िकल नीड्स नहीं होगी। हेवन में जाकर इंसान की रूह आज़ाद होगी, अगरचे वो जिस्म के अंदर होगी लेकिन उस वक़्त जिस्म की हुकूमत नहीं होगी बल्कि रूह की जिस्म पर हुकूमत होगी। जिस तरह से इस दुनिया में जिस्म की रूह पर हुकूमत है, इसी तरह से हेवन में जाकर ये मामला उलट हो जाएगा और रूह की हुकूमत जिस्म पर गालिब आ जाएगी। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लोसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी टर्म्स की जानिब। ये पोइम बेसिकली एक पेट्रार्टन सोनेट है और इसकी राइम स्कीम है ABBA ABBA CCD CCD, यानी इसकी फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और एट्थ लाइंस आपस में राइम हैं। जैसा कि इसकी फ़र्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है केज और इसकी फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है एज, फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है स्टेज और एट्थ लाइन का लास्ट वर्ड है रेज। इसी तरह से इसकी सेकंड, थर्ड, सिक्स्थ और सेवन्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है ड्वेल्स, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है फेल्स, सिक्स्थ लाइन का लास्ट वर्ड है स्पेल्स और सेवन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है सेल्स। उसके बाद इसकी नाइन्थ, टेंथ, ट्वेल्थ और थर्टीनथ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि नाइन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है रेस्ट, टेंथ लाइन का लास्ट वर्ड है नेस्ट, ट्वेल्थ लाइन का लास्ट वर्ड है बेस्ट
और 13th लाइन का लास्ट वर्ड है डिस्ट्रेस्ड। उसके बाद इसकी 11th और 14th लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जैसा कि 11th लाइन का लास्ट वर्ड है प्रिजन और 14th लाइन का लास्ट वर्ड है राइजन। ये थी इस पोइम की राइम स्कीम, यानी ABBA, CCD, CCD। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेड्स, यानी एक जैसी सिफात की बिना पर दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुआवजा करना। जैसा कि अगर हम इस पोइम की फ़र्स्ट 2 लाइन्स को देखें तो इसमें पोइट ने इंसानी जिस्म के अंदर मुक़य्यद रूह को एक परिंदे के साथ कंपेयर किया है जो कि पिंजरे के अंदर कैद हो। नेक्स्ट है कायुरा। कायुरा का मतलब है कि अगर पोइट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक लेने के लिए कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे तो उसे कायुरा कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 4 में दिस इज़ ड्रजरी के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है एंजाममेंट। एंजाममेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजाममेंट कहते हैं। जैसा कि इस पोइम की लाइन नंबर 5 एक रन ऑन लाइन है जिसमें पोइट कहता है दो अलॉफ्ट ऑन टर्फ और पर्च और पुअर लो स्टेज, यानी ख्वाह वो परिंदा जो है वो अपनी ज़िंदगी में किसी ऊंची या नीची जगह पर हो लेकिन फिर भी वो क्या करता था, वो लाइन नंबर 6 में बयान करता है बोथ सिंग समटाइम्स द स्वीटेस्ट स्पेल्स, वो फिर भी बहुत ही मीठे और उम्दा गीत गाया करता था। नेक्स्ट है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का मतलब है कि किसी बात को क्लियरली बयान करने की बजाय इनडायरेक्टली बयान किया जाए, जैसा कि लाइन नंबर 12 में पोइट कहता है मैंस स्पिरिट विल बी फ्लैश बाउंड व्हेन फाउंड एट बेस्ट, यानी जब वो अपने बेहतरीन मकाम को पा लेगा तो उसकी जो रूह है वो तब भी गोश्त के अंदर ही लिपटी हुई होगी, उसके जिस्म के अंदर ही लिपटी हुई होगी। व्हेन फाउंड एट बेस्ट इसका मतलब है वो बेहतरीन मकाम को पा लेगा, इसका मतलब है कि जब वो हेवन में चला जाएगा यानी वो जन्नत में चला जाएगा। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर करना, जैसा कि लाइन नंबर 2 में पोइट कहता है मैंस माउंटिंग स्पिरिट इन हिज बोन हाउस, यानी यहाँ पर पोइट ने ह्यूमन बॉडी के लिए, इंसान के जिस्म के लिए बोन हाउस का वर्ड यूज़ किया है, तो यहाँ पर उसने एक मेटाफर यूज़ किया है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियात अता करना, जैसा कि लाइन नंबर 13 और 14 यानी इस पोइम की लास्ट 2 लाइन्स में पोइट कहता है बट unencumbered meadow down is not distressed for a rainbow footing it nor he for his bones risen, यानी पोइट ये कहना चाहता है कि जिस तरह से किसी रेनबो का वज़न किसी मेडो के घास पर नहीं पड़ता, इसी तरह से इंसान का जो जिस्म है वो उसकी रूह पर वज़न नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर पोइट ने इंसानी जिस्म को पर्सोनीफाई किया है। नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया का मतलब है ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो कि हमारी सेंस ऑफ हेयरिंग या हमारी सुनने की हिस्स को अपील करते हो, जैसा कि लाइन नंबर 6 में पोइट कहता है बोथ सिंग समटाइम्स द स्वीटेस्ट स्पेल्स। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही लाइन में एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में डेयर और डल ये दोनों वर्ड्स डी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद अगेन लाइन नंबर 1 में स्काईलार्क स्कैटर्ड, लाइन नंबर 2 में मैन माउंटिंग मीन, लाइन नंबर 2 में अगेन हिज हाउस, लाइन नंबर 3 में बर्ड बियॉन्ड, लाइन नंबर 3 में अगेन फ्री फेल्स, लाइन नंबर 4 में ड्रजरी डे, लाइन नंबर 5 में पर्च पुअर, लाइन नंबर 6 में सीइंग समटाइम्स स्वीटेस्ट स्पेल्स, लाइन नंबर 7 में ड्रूप डेडली, लाइन नंबर 8 में बैरियर्स बर्स्ट। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 2 में मैन इन मीन, इन तीनों वर्ड्स के एंड पर एन लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है। उसके बाद लाइन नंबर 3 में हीज फेल्स, लाइन नंबर 8 में और देयर फियर, लाइन नंबर 9 में नॉट दैट स्वीट रेस्ट, लाइन नंबर 12 में स्पिरिट बेस्ट, लाइन नंबर 12 में अगेन बाउंड फाउंड। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में डेयर गेल केज, इन तीनों वर्ड्स में ए लेटर्स यूज़ हुए हैं जो कि वावल हैं। उसके बाद लाइन नंबर 2 में स्पिरिट इन हिज, लाइन नंबर 4 में दिस इन, लाइन नंबर 5 में अलॉफ्ट ऑन और, लाइन नंबर 7 में येट सेल्स, लाइन नंबर 8 में रिंग इन, लाइन नंबर 9 में नॉट सॉन्ग, लाइन नंबर 9 में अगेन स्वीट नीड्स, लाइन नंबर 12 में बाउंड फाउंड।
इसके अलावा पोइट ने इस पोइम में इमेजेस भी यूज़ किए हैं, जैसा कि स्काईलार्क, डल केज, मैन, बोन हाउस, बर्ड, टर्फ, पर्च, बैरियर्स, फाउल, नेस्ट, पिजन, फ्लैश, मेडो, रेनबो। नेक्स्ट है सिनिक्टिकी। सिनिक्टिकी का मतलब है कि अगर पोइट किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर बयान करने की बजाय उसके किसी ऑर्गन या पार्ट का जिक्र करे तो इसे सिनिक्टिकी कहा जाता है। जैसा कि लाइन नंबर 14 में पोइट कहता है, फॉर आ रेनबो फुटिंग इट नॉर ही फॉर हिज बोन्स राइजन, यानी यहाँ पर पोइट इंसान के पूरे जिस्म का जिक्र करना चाहता है, लेकिन उसके जिस्म का जिक्र करने के बजाय जस्ट उसने उसकी बोन्स का जिक्र किया है, उसकी हड्डियों का जिक्र किया है। उसके बाद अगर हम इस पोइम का मीटर देखें तो इसमें आइम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इसका मतलब है कि अगर पोइट किसी पोइम की एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा राइम्ड वर्ड यूज़ करे तो उसे इंटरनल राइम कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में गेल, केज, लाइन नंबर 2 में स्पिरिट, इन, हिज, लाइन नंबर 4 में दिस, इन, लाइन नंबर 5 में अलोफ्ट, ऑन, और, लाइन नंबर 7 में येट, सेल्स, लाइन नंबर 8 में रिंग, इन, लाइन नंबर 9 में नॉट, सॉन्ग, लाइन नंबर 9 में अगेन स्वीट, नीड्स, लाइन नंबर 12 में बाउंड, फाउंड। उसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम्स को देखें तो इसमें नॉस्टैल्जिया का थीम मिलता है कि किस तरह से एक परिंदा अपने माजी के दिनों को याद करता है जब वो आज़ाद हुआ करता था और वो हर जगह आया जाया करता था और वो मीठे मीठे गीत गाया करता था। इसी तरह से इंसानी रूह का तज़किरा भी मिलता है कि वो जिस्म में आने से पहले किस तरह से आज़ाद हुआ करती थी और मरने के बाद वो किस तरह से दोबारा आज़ाद हो जाएगी। और इसके अलावा इस पोइम में हमारे जिस्म और रूह के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसको बयान किया गया है और इसके साथ साथ इंसानियत और फितरत का भी मुवाजना किया गया है कि जिस तरह से कुछ इंसान की मजबूरियाँ हैं इसी तरह से ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर की भी कुछ मजबूरियाँ हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।